आज एक ऐसे तिब्बी मुहम्मे को समझने की कोशिश करते हैं जिसे द ग्रेट मास्करेडर यानी एक बड़ा बहरूपिया कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं पुल्मोनरी एम्बोलिज्म की, यानी फेफड़ों की शरियान में खून का लोथड़ा फंस जाना। इसकी तशखीस करना बेहद मुश्किल है क्योंकि इसकी अलामात इतनी मुख्तलिफ होती हैं कि ये किसी भी बीमारी का रूप धार सकती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसी हालत की तशखीस आखिर की कैसे जाए जो कभी दिल के दौरे जैसी लगती है तो कभी नमूनिया जैसी। इसकी तशखीस का पूरा अमल एक पेचीदा तफ्तीश की तरह है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर्स इस केस को कैसे हल करते हैं। अच्छा, अक्सर मेडिकल की किताबों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की 3 क्लासिक अलामात बताई जाती हैं: सीने में दर्द, सांस का फूलना और खांसी में खून आना। लेकिन जो बात वाकई हैरान कुन है वो ये कि ये तीनों अलामात एक साथ सिर्फ और सिर्फ 10% मरीजों में नजर आती हैं। यही वजह है कि ये बीमारी इतनी आसानी से धोखा दे जाती है। तो फिर असल इशारे क्या हैं? PIOPD नामी एक बहुत बड़ी तहकीक से ये बात सामने आई कि सबसे आम अलामात दरअसल बहुत मामूली और गैर वाज़ेह होती हैं। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, 96% मरीजों में सांस की रफ्तार तेज़ थी, 58% में फेफड़ों से कुछ मखसूस आवाज़ें आ रही थीं और 44% में दिल की धड़कन तेज़ थी। ये वो चीज़ें हैं जो कई दूसरी बीमारियों में भी हो सकती हैं। तो चलें अब इस तफ्तीशी अमल के पहले मरहले पर चलते हैं। ये एक बहुत फौरी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे ये फैसला किया जाता है कि आया मुकम्मल तफ्तीश की ज़रूरत है भी या नहीं। यहाँ सबसे पहला मकसद ये देखना है कि क्या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शुबहा इतना कम है कि इसे बगैर मजीद टेस्ट के ही खारिज कर दिया जाए। इस काम के लिए एक ख़ास उसूल इस्तेमाल होता है जिसे पर्क रूल कहते हैं, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को मुस्तरद करने का मयार। देखिए, PR रोल तब इस्तेमाल होता है जब डॉक्टर को लगे कि बीमारी का इम्कान 15% से भी कम है। ये एक चेकलिस्ट की तरह है जिसमें चंद सवालात होते हैं। अगर मरीज़ इन तमाम सवालात के मेयार पर पूरा उतरे, यानी सबके जवाब नहीं में हों, तो फिर समझें कि स्क्रीन पास हो गई और मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर शुबा थोड़ा भी ज़्यादा हो तो इस मरहले को छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। और इस स्क्रीनिंग का नतीजा बहुत अहम है। अगर कोई मरीज़ PERC स्क्रीन पास कर लेता है तो इस बात का इम्कान कि उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है 2% से भी कम रह जाता है। ये गैर ज़रूरी और महंगे टेस्टों से बचने का एक बहुत मुअस्सिर तरीका है। अच्छा, तो जिन केसेस को पर्क रूल से मुस्तरद नहीं किया जा सका उनके लिए अब तफ्तीश का अगला मरहला शुरू होता है। यहाँ पर शुबे की सतह को बाकायदा तौर पर नापा जाता है। इस मरहले में वेल्स स्कोर नामी एक टूल इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे एक जासूस के स्कोर कार्ड की तरह समझ सकते हैं जो मुख्तलिफ इशारों और सबूतों की बुनियाद पर पॉइंट्स जमा करता है ताकि ये पता चल सके कि केस कितना मजबूत है और टेस्ट से पहले बीमारी का इम्कान कितना है। ये वेल्स स्कोर का टेबल है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर टांग में खून के लोथड़े यानी DVT की अलामतें मौजूद हों या कोई और तशखीस मुमकिन ना लग रही हो तो सबसे ज़्यादा यानी 3 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं दिल की तेज़ धड़कन या पिछले 4 हफ्तों में कोई सर्जरी हुई हो तो उसके 1.5 पॉइंट्स हैं। विल स्कोर का जो भी नतीजा निकलता है वो तफ्तीश को एक बहुत अहम मोड़ पर ले आता है। यहाँ से आगे बढ़ने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। यहाँ स्कोर की बुनियाद पर 2 कैटेगरीज बनती हैं। अगर कुल स्कोर 4 या उससे कम हो तो उसे PE अनलाइकली कहा जाता है, यानी पुल्मोनरी एम्बोलिज्म का इम्कान कम है। और अगर स्कोर 4 से ज़्यादा हो तो उसे PE लाइकली यानी इम्कान ज़्यादा माना जाता है। यही 2 रास्ते आगे की तफ्तीश की सिमत तय करते हैं। तो पहले रास्ते को देखते हैं, यानी जब स्कोर 4 या उससे कम हो। इस सूरत में पहला कदम D-डायमर नामी खून का टेस्ट करवाना है। अगर ये टेस्ट मनफी आ जाए तो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म को मुस्तरद कर दिया जाता है और तहकीक वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर D-डायमर टेस्ट मुस्बत आए तो फिर अगले कदम के तौर पर फौरी तौर पर CTPA स्कैन किया जाता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जब स्कोर 4 से ज्यादा हो। यहां शुबा इतना मजबूत होता है कि D-डायमर टेस्ट को छोड़कर सीधा एडवांस इमेजिंग यानी CTPA स्कैन का इंतजाम किया जाता है। और अगर किसी वजह से स्कैन में ताखीर का खदशा हो तो इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि मरीज को फौरी तौर पर खून पतला करने वाली दवाएं देना शुरू कर दी जाती हैं। अब हम तफ्तीश के आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जहां हतमी टेस्टों के जरिए मुजरिम को यानी असल बीमारी को बेनकाब किया जाता है। यहाँ 2 अहम इमेजिंग टेस्ट हैं। एक है CTPA और दूसरा V/Q स्कैन।
आमतौर पर CTPA को तरजीह दी जाती है क्योंकि ये तेज़ होता है, अस्पताल में हर वक्त दस्तयाब होता है और ये किसी और बीमारी की भी निशानदेही कर सकता है। दूसरी तरफ V/Q स्कैन उन मरीजों के लिए बेहतर है जिनके गुर्दे कमज़ोर हों या जिन्हें CTPA में इस्तेमाल होने वाले रंगीन मादे यानी डाई से एलर्जी हो। और इस बात की तस्दीक दुनिया के बड़े तिब्बी इदारे भी करते हैं। ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी और NIC गाइडलाइंस के मुताबिक पुल्मोनरी एम्बोलिज्म की तशखीस के लिए अब पहला तजवीज़ करदा इमेजिंग टेस्ट CTPA ही है। इमेजिंग के अलावा कुछ और टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे ECG या सीने का एक्सरे। ये टेस्ट सानवी इशारों की तरह काम करते हैं। मतलब ये पूरी तस्वीर को समझने में मदद तो देते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी बुनियाद पर तशखीस नहीं की जा सकती। अच्छा, ECG के हवाले से एक बहुत ही मशहूर और क्लासिक अलामत है जिसे S1Q3T3 पैटर्न कहा जाता है। किताबों में इसका जिक्र पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ बहुत आम है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। ये क्लासिक S1Q3T पैटर्न दरअसल पल्मोनरी एम्बोलिज्म के 20% से भी कम केसेस में नजर आता है। ये एक और मिसाल है कि ये बीमारी कितनी गैर मुतवक्के हो सकती है। ECG में इसके अलावा दिल की तेज धड़कन या दिल के दाएं हिस्से पर दबाव की अलामत भी मिल सकती हैं। और जहां तक सीने के एक्सरे की बात है, वो आम तौर पर दूसरी बीमारियों को मुस्तरद करने के लिए किया जाता है और अक्सर पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस में एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो इस पूरी तफ्तीश का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की काबिल-एतमाद तशखीस किसी एक अलामत को ढूंढने का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म और सबूत पर मबनी निज़ाम पर अमल करने से होती है। ये एक सिस्टम है, कोई एक अलामत नहीं। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, क्या यह मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम कभी एक भी स्कैन के बगैर इस पेचीदा केस को हल करने के काबिल हो सकेंगे?